नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके सीटेट एग्जाम में या यूपी टेट या सुपर टेट हर एग्जाम में दोस्तों एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों एक बार सेशन को ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 वीडियो का बैच है दोस्तों, जो कि प्रारंभ हो चुका है। महा बचत ऑफर है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। दोस्तों जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों सबसे बात करते हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। दोस्तों एक टीचर, एक अध्यापक जो है, उसे मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे में कौन सी अभिवृद्धि हो रही है, कौन सा विकास हो रहा है, उसके बारे में उसे दोस्तों ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों उसे मालूम होनी चाहिए कि हमारा बालक सही दिशा में उसका विकास हो रहा है कि नहीं विकास हो रहा है। दोस्तों बालक को समझाने से पहले थोड़ा सा आपको प्रेम पूर्वक उसे कोशिश कीजिए कि सरलता पूर्वक हो सके, जिससे कि वो चीज़ों को समझ सके। ये नहीं कि दोस्तों आप उससे ऐसा रूड व्यवहार या सख्त व्यवहार करेंगे तो वो आपसे क्या होगा दोस्तों, नाराज हो जाएगा, या आपसे जो मन की बात होगी दोस्तों वो कभी भी नहीं कह पाएगा। इसीलिए उस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों अभिवृद्धि एवं विकास के अर्थ के बारे में थोड़ी सी चर्चा होती है। दोस्तों मानव की अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है। दोस्तों जो अभिवृद्धि होती है या विकास होता है जब बालक माँ के गर्भ में आता है तभी से दोस्तों वो क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, तभी वो स्टार्ट हो जाता है। और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक यह चलता रहता है दोस्तों। ठीक है, बात की जाए दोस्तों अभिवृद्धि की, किसकी अभिवृद्धि की दोस्तों, यानी मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि के रूप में भी प्रयुक्त करते हुए कहा है। इन्होंने कहा अभिवृद्धि को ये कहा इन्होंने कि ये कोशीय वृद्धि है। क्या है अभिवृद्धि? कोशीय वृद्धि है। शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। यानी कि आपके शरीर में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? अभिवृद्धि कहलाता है। जैसे आप दोस्तों, आपका छोटा भाई है दोस्तों, क्या है? आपका छोटा भाई है दोस्तों, आप उसको 2 वर्ष बाद मिल रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं दोस्तों? 2 वर्ष बाद उससे आप मिल रहे हैं। जब आप उससे दोस्तों उसे छोड़ के गए थे तो वो कितने साल का था? वो 3 साल का था। मात्र कितने साल का था? 3 साल का था दोस्तों। 3 साल का था। 2 वर्ष बाद आप आए दोस्तों। 2 वर्ष बाद जब आप आए दोस्तों उससे मिलने, 2 वर्ष बाद, तो वो कितने साल का हो चुका था? वो 5 साल का हो चुका था। कितने साल का हो गया था? वो 5 साल का हो गया है दोस्तों। तो पहले आपने देखा कि उसकी लंबाई इतनी थी, अब आप आए जब 5 साल का देखा तो आपने देखा ये उसकी लंबाई बढ़ चुकी। यानी कि ये इसका विकास नहीं दोस्तों, ये इसकी क्या है? ये उसकी अभिवृद्धि है। क्या है? ये उसकी अभिवृद्धि है, यानी कि वृद्धि है दोस्तों। वृद्धि या अभिवृद्धि बात एक ही हुई दोस्तों। ठीक है, अभिवृद्धि या वृद्धि बात एक ही हुई दोस्तों। यानी कि लंबाई में दोस्तों, लंबाई में, आकार में, वजन में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। जो कि दोस्तों हम देख सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, चीजों को हम देख सकते हैं, वो क्या होता है दोस्तों? अभिवृद्धि होती है। वो क्या होती है? अभिवृद्धि होती है, जिसका दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, इसका मात्रात्मक कर सकते हैं दोस्तों, मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं इसका दोस्तों। तो ये चीज है कि हाँ भाई आपकी लंबाई कितनी है, आपका वजन क्या है, इसको माप सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, वही चीज क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो चीजें हम माप सकते हैं, मात्रात्मक होती है। ठीक है, और क्या पॉइंट्स है दोस्तों जानिए। मनोवैज्ञानिक हरलॉक का मत है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। वहीं पे अगर विकास की बात की जाए दोस्तों, तो विकास केवल हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। विकास के अंतर्गत हम क्या होते हैं? हमें नवीन योग्यताओं को पता चलता है, नवीन विशेषताओं की पता चलता है दोस्तों। जैसे आप अपने भाई से जब मिले तो जैसे कि आप दोस्तों 3 साल जब पहले अपने भाई से आप मिले थे, तो आपकी भाई की भाषा जो थी,
वो क्या थी, वो शुद्ध नहीं थी। भाई आपका जब बोलता था तो कैसे बोलता था, थोड़ा सा तुतला के, और भैया कहते हो थी तो हाँ ठीक है। पर जब आप दोस्तों 5 साल, जब 2 साल बाद आए आप, तो 5 साल में उसकी क्या हुई, भाषा का में बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 3 साल का वो है, 3 साल का बालक है, मान लीजिए वो 12 वर्ष का बालक है या 10 वर्ष का बालक है, और जब थोड़ा सा वो बड़ा हो गया तो वो उसमें भाषा का सुधार और ज्यादा होगा। क्या होगा, भाषा का सुधार हुआ तो यानी आप कहेंगे कि हाँ मेरे भाई का अब विकास हुआ है। वो भाषा दोस्तों जो बोलेगा वो उचित भाषा बोलेगा, साफ बोलेगा, एकदम क्लियर बोलेगा। बचपन में दोस्तों बच्चे क्या होते हैं, साफ उतना नहीं बोल पाते, पर धीरे धीरे उनका जब विकास होता है दोस्तों, जब उनका विकास होता है उम्र के साथ साथ, तो वो क्या होता है, भाषा शुद्ध रूप में बोलना प्रारंभ कर जाता है। तो वही क्या कहलाता है, वो विकास है दोस्तों। वो क्या है, वो विकास, उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और उनकी भाषा का विकास हुआ है। क्या होता है, उसको हम अभिवृद्धि नहीं कर सकते कि इसकी भाषा का अभिवृद्धि हुआ है, नहीं, वो भाषा की अभिवृद्धि नहीं है, वो भाषा का क्या है, विकास है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आगे देखिएगा दोस्तों। तो ये चीज है अभिवृद्धि। गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें प्रगतिशील परिवर्तन होता ही क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। और वह अभिवृद्धि है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, केवल शारीरिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। मूर्त यानी कि जो चीजें हमें दिखाई दें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभिवृद्धि के घटक क्या होते हैं, मूर्त होते हैं, अमूर्त होते हैं, जो दिखाई देते हैं, जो नहीं दिखाई देते। तो क्या होंगे दोस्तों, मूर्त होते हैं, यानी कि जो क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। अभिवृद्धि के घटक कैसे होते हैं, जो कि मूर्त होते हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं। और विकास के जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं, वो अमूर्त होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, केवल हम उन्हें क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो वो क्योंकि वो क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। क्या होते हैं, वो विकास के जो घटक होते हैं वो अमूर्त होते हैं, और अभिवृद्धि के घटक क्या होते हैं, मूर्त होते हैं। इसकी दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है। इसकी दिशा और गति का क्या कह सकते हैं, हम मापन कर सकते हैं, यानी अभिवृद्धि मेजरमेंट है दोस्तों, इसका हम मापन कर सकते हैं। इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन होता है दोस्तों। क्या होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों किताबें आ चुकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं, आप सभी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आइए, अब बात करते हैं अभिवृद्धि में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान, गुणों का स्थान नगण्य रहता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभिवृद्धि में अधिगम यानी सीखने का, सीखने का कोई भी महत्व नहीं होता दोस्तों। अभिवृद्धि यानी कि आपकी लंबाई बढ़नी है, वजन बढ़ना है, तो इसमें कौन सा आपको सीखना है दोस्तों, उम्र के साथ साथ आपकी लंबाई बढ़नी ही चली जाती है। तो इसमें सीखने का यानी अधिगम का कोई भी कार्य नहीं होता। अधिगम इसमें क्या होता है, अभिवृद्धि में नगण्य होता है। क्वेश्चन दोस्तों आपसे बना सकता है कि अधिगम अभिवृद्धि में नगण्य होता है कि अधिगम किस में नगण्य होता है, विकास में होता है, अभिवृद्धि में होता है, अभिप्रेरणा में होता है। ऐसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन बना सकता है कोई एग्जाम में। यानी कि अभिवृद्धि नगण्य होता, अधिगम किस में नगण्य होता है, याद रखिएगा, अभिवृद्धि में अधिगम क्या होता है, नगण्य होता है। क्योंकि आपकी लंबाई के बढ़ने में, वजन के बढ़ने में, अधिगम के सीखने में कोई रोल होगा, कोई रोल नहीं होगा दोस्तों। वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य रहता है। जैसे दांत निकलना, अब दांत निकलने में दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा कैसे दांत निकलेगा, नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं। अभिवृद्धि का द्योतक है, इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं है। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो कि सभी जीवों में पाई जाती है। यह क्या है, एक जैविक क्रिया दोस्तों जो सभी जीवों में पाई जाती है। सभी जीव दोस्तों समय के अनुसार धीरे धीरे उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। वे लंबे होते हैं, वे वजनदार होते हैं, ये चीज है दोस्तों। उनमें सारी जीव में पाए जाते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु। विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है वही क्या है, अभिवृद्धि दोस्तों। विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, विकास की अब बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है, अब हम विकास की बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि विकास क्रम में जो प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में, जो मानसिक पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं।
क्योंकि हमारे मानसिक पक्ष में जो परिवर्तन होता है, जैसे दोस्तों पहले जैसे हम सोचते थे जब हम बच्चे थे, तो क्या वैसे अभी भी हम सोचते हैं? नहीं। अब हमारी सोच में, हमारी भाषा में क्या हो चुका है? विकास हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। हम उस प्रकार से नहीं सोचते थे। पहले दोस्तों कोई चीज़ अगर हमारी ज़मीन पे गिर जाती थी और उसमें अगर मिट्टी लग गई तो भी हम ऐसे पोंछ के खा लेते थे दोस्तों। अब क्या वो चीज़, अगर कोई चीज़ आप खा रहे हैं, अगर वो मिट्टी में गिर जाए तो क्या आप ऐसे ही करेंगे, खा लेंगे? नहीं, नहीं खाएंगे। तो वही चीज़ है दोस्तों कि अब हमारे अंदर क्या आ गया है? डेवलपमेंट आ गया दोस्तों। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, वॉर्म टू टॉम दोस्तों। यानी ये माना जाता है कि जो विकास होता है वो कहाँ तक चलता है? हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, यानी वॉर्म टू टॉम, यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक। ये भी माना जाता है जो विकास होता है वो कैसे चलता है? गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी वॉर्म टू टॉम दोस्तों, गर्भ से लेकर कब्र तक। याद रखिएगा, गर्भ से कब्र तक, यानी जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती दोस्तों तब तक विकास चलता रहता है, चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें गुणात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक भी परिवर्तन होता रहता है। गुणात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक परिवर्तन भी होता रहता है आपके विकास में दोस्तों, डेवलपमेंट में। ठीक है, व्यक्ति का विकास मुख्यतः दो तत्वों, वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया पर आधारित होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विकास मुख्यतः दो तत्वों, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें हमारे दोस्तों वातावरण यानी इन्वायरमेंट का और हमारे वंशानुक्रम, जो हमारी हेरिडिटी होती है, वंशानुक्रम होते हैं, जो हमसे जो लक्षण हमें मिलते हैं, अपने माता पिता के द्वारा मिलते हैं दोस्तों, उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि विकास में, डेवलपमेंट में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना एक के दोस्तों विकास नहीं हो सकता, इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक होता है विकास में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सोरेनसन के अनुसार समान रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। अभिवृद्धि का प्रयोग क्या होता है? शरीर के भार में, लंबाई में किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। वृद्धि को क्या कर सकते हैं हम दोस्तों? किसी की लंबाई है हम नाप सकते हैं, किसी का वजन है, वेट है, भाई आप 6 फीट के हैं, अरे भाई आपका वजन तो बहुत ज़्यादा है, आप 80 kg के हैं, 90 kg के हैं, तो नाप सकते हैं। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन का विशेष रूप से व्यक्त करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विकास जो है वो अभिवृद्धि में सम्मिलित हो सकती है, पर अभिवृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विकास तथा अभिवृद्धि में अंतर की बात करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोस्तों, ग्रोथ यानी अभिवृद्धि, जिसे कि ग्रोथ अगर आप कहेंगे दोस्तों, कुछ आपके जो मनोविज्ञान है दोस्तों, मनोविज्ञान में कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी के कठिन लगते हैं, अभिवृद्धि कहने पे आप नहीं समझ में आएगा, पर ग्रोथ जैसे ही आपके माइंड में निकलेगा ग्रोथ की बात हो रही है, तुरंत आपका अच्छा ग्रोथ, यानी कि जैसे आप कहते हैं ये पौधा यार ग्रोथ कर रहा है, यार मेरा भाई तो काफी अच्छा ग्रोथ किया, तो वो चीज है। पर हम ये नहीं कहते यार मेरा भाई तो काफी अभिवृद्धि किया, ऐसा नहीं कहते, ग्रोथ कहते हैं। तो वो चीज है, कुछ शब्द आपके होते हैं कि जो कि इंग्लिश में चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो यानी अभिवृद्धि यानी ग्रोथ दोस्तों की बात हो रही है। विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है? आपकी अभिवृद्धि होती है, यानी ग्रोथ होती है। जो ये अभिवृद्धि होती है ये दोस्तों, इसकी एक आयु सीमा निश्चित होती है। ये नहीं कि ये जीवन से लेकर मृत्यु तक बढ़ते रहेंगे, आप बढ़ते रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? महाबली खली हो जाएंगे। नहीं, इसकी आयु सीमा क्या होती है? निश्चित होती है। एक आयु सीमा होती है दोस्तों, आपकी लंबाई होती है 30 या 32 साल तक, जितना आपको लंबा होना होता है आप हो जाते हैं। ठीक है, और जन्म, ये है विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, जो मैंने आपको बताया ना, वॉर्म टू टॉम दोस्तों, वॉर्म टू टॉम कहा जाता है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि गर्भ से गर्भ तक। यानी कि अभिमन्यु का विकास दोस्तों गर्भ से ही प्रारंभ हो गया था, गर्भ से ही उसने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, वही चीज। यह परिमाणात्मक परिवर्तन का अभिव्यक्त है दोस्तों, इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है? हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, पर यह गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षों को अभिव्यक्त करती है। इसमें परिमाणात्मक भी बातें होती हैं और गुणात्मक बातें भी होती हैं दोस्तों, इनमें सारी चीजों को हम पक्षों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है दोस्तों, ये आपकी यूपी टेट प्राइमरी का दोस्तों 249 में पुस्तक है, और ये हिंदी की आपकी इंडिविजुअल बैच, नया बैच प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अभिवृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि विकास का एक चरण है।
वृद्धि जो है आपका, अभिवृद्धि जो है यानी ग्रोथ है, वो विकास का एक चरण है और विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है। मैंने आपको बताया कि विकास में वृद्धि सम्मिलित हो सकती है, परंतु वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं हो सकता दोस्तों। परिवर्तन को देखा तथा नापा जा सकता है, अभिवृद्धि को के परिवर्तन को नापा तथा देखा जा सकता है, परंतु परिवर्तन के अनुभव किया जा सकता है। इसे सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते, न हम इसे नाप सकते। नापा भी नहीं जा सकता, विकास को नापा नहीं जा सकता। बस दोस्तों हम इसका क्या कर सकते हैं, एक मूल्यांकन कर सकते हैं, बस अनुभव से अपने उससे मूल्यांकन कर सकते हैं। हाँ भाई आपको मैथ कितनी आती है, आपका एक परीक्षण लिया गया, परीक्षण लिया, आपका एक टेस्ट लिया, फिर जान गया अरे यार ये बंदा मैथ में सही नहीं है, कमजोर है, बस ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। पर हम ये नहीं कि वो निश्चित है मैथ में कमजोर है, कल उसने अच्छी तैयारी की, 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसी सब टॉपिक में मैथ में उसने अच्छी तैयारी और मैथ में वो अच्छा हो गया। तो ये चीजें दोस्तों ये परिवर्तित होते रहता है। परंतु अगर एक बार आपकी लंबाई बढ़ गई तो फिर क्या घट जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। अगर लंबाई आपकी बढ़ गई है जितनी आपकी लंबाई, तो वो घटेगी नहीं। वही बात कही गई, यह परिवर्तन को देखा तथा नापा जा सकता है, परंतु यह परिवर्तन को अनुभव किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये फिक्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है। ये जो है अभिवृद्धि है, केवल शारीरिक परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है। जितनी आपकी लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, ये ग्रोथ को अभिव्यक्त करता है। परंतु ये संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। आपके संपूर्ण पक्षों को, शारीरिक भी, मानसिक भी, भाषाई भी, सारे पक्षों का कहता है हाँ यार ग्रोथ हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसका विकास हो रहा है, अच्छे से इसका शारीरिक विकास भी हो रहा है, अच्छे से इसका भाषाई विकास भी हो रहा है और मानसिक विकास भी हो रहा है। यानी आपका बच्चा बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, ये कहा जाता है। तो विकास के अंतर्गत ये सारी बातें आ गई, सारे पक्षों की बात आ गई। अब बात करते हैं विकास के सिद्धांत, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के सिद्धांत से ही दोस्तों आपसे प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। जो विकास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो मैंने आपको बताया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि यह हमेशा तेज चलती रहती। दोस्तों कभी इसकी गति क्या हुई, कभी इसकी गति तेज है, कभी इसकी कम हुई, कभी तेज हुई, कभी कम हुई। ऐसे दोस्तों जैसे आपने देखा होगा ना, हार्ट बीट चलती है आपकी ऐसे ऐसे। तो यह विकास की जो गति होती है, कभी तीव्र होती है, कभी धीमी हो जाती है दोस्तों। उदाहरण, प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति। प्रथम 3 वर्षों में बालक का जो विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, मंद पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न गति के सिद्धांत की बात करें तो डगलस एवं हॉलैंड ने इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। यह विविधता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। जैसे जो व्यक्ति जन्म के समय में लंबा होता है तो वह साधारणतः छोटा रहता है। जन्म के समय में लंबा है, पर क्या हो गया दोस्तों, कुछ समय बाद वो क्या हो गया, छोटा हो गया। सभी व्यक्तियों में अलग अलग विभिन्नता विकास के रूप में देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कहा गया कि भाई ये तो शुरू में बहुत ही लंबा हो रहा है, यानी कि ये बहुत ही लंबा जाएगा बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है दोस्तों कि वो छोटा हो जाए आगे चल के। तो सभी में दोस्तों विभिन्नताएं देखी जाती है। विकास में कई बच्चे हैं, अलग अलग विभिन्नताएं देखी जाती है। किसी बच्चे का ग्रोथ अच्छे ढंग से हुआ, किसी बच्चे का नहीं हुआ। तो ये इन्वायरमेंट में मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों पे आपका वंशानुक्रम डिपेंड होता है दोस्तों। जिसके दोस्तों जैसे कि कुछ आपके वंशानुक्रम अगर आपके तीव्र है, आप अच्छे आपके माता पिताजी लंबे हैं तो आप भी लंबे होंगे। आपके दोस्तों हर केस में नहीं कहते, पर 90% केसों में ऐसा होता है। अच्छा इन्वायरमेंट मिला आपको तो आप भी और अच्छे बने दोस्तों। तो ये चीज है, ठीक है। तो विभिन्न गति विकास के क्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जो भाषा का विकास होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है दोस्तों। पहले हम लोग लेटर्स को क्या करना, लिखना प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे फिर बोलना, पहले बोलना प्रारंभ करते हैं, फिर लिखना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहले हम बोलते हैं क ख, फिर हम धीरे धीरे लिखना प्रारंभ कर जाते हैं। फिर लेटर्स दोस्तों लिख के पूरा सेंटेंस बनाना, कमल विमल, हाँ, तो ऐसे दोस्तों हम क्या पूरा सेंटेंस बनाना लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो विकास का क्रम जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट हम लिखना शुरू कर दिए। ऐसा कोई बालक है जो डायरेक्ट लिखना शुरू कर देगा? नहीं दोस्तों, पहले हम अक्षरों को समझते हैं क्या है, बोलते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं, फिर पूरे सेंटेंस को लिखते हैं। वही बात है विकास के क्रम का सिद्धांत।
नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी इंडियन फाउंडेशन बैच है, कोर्स है, नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देश विकास की दिशा का सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास सिर से पैर की दिशा की ओर होता है दोस्तों। कैसे? सर्वप्रथम जो विकास बालक का होता है, सर्वप्रथम किसका होता है? हेड का, यानी कहा जाता है हेड टू टो दोस्तों। क्या कहा जाता है? बालक का जो विकास होता है हेड टू टो कहा जाता है दोस्तों, यानी कि सिर से लेकर पैर की तरफ दोस्तों बालक का विकास प्रारंभ होता है। उदाहरण, अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को ही क्या होता है? उठा पाता है। तो प्रथम सप्ताह में आप देखेंगे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे दोस्तों, पहले वो सिर को उठाने का प्रयास करता है। दूसरा, 3 माह में वो अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 3 माह में वो क्या है? नेत्रों को नियंत्रण करना सीख जाता है दोस्तों। और 6 माह में वो अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। और 6 माह में जैसे वो हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है, कहाँ पकड़ना है, कैसे छोड़ना है, वो सारी चीजों को समझ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 9 माह में वह सहारा लेके बैठने लगता है। जैसे ही वो 9 महीने का होता है, 9 मंथ का होता है दोस्तों, क्या होता है? सहारा लेके बैठ भी जाता है। और जैसे 12 माह में वह स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है। आपने देखा होगा जो 12 माह के बच्चे होते हैं आसानी से घिसट के घुटने के बल दोस्तों क्या होते हैं? चलने लगते हैं। कोई भी चीज है उठा लेते हैं, कोई भी चीज है तोड़ देते हैं, तो वो चीज होती है दोस्तों। और 1 वर्ष के हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और वो खड़ा होने लगता है। और जैसे ही वो बालक आपका 1 वर्ष का हुआ तो वो क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, पैरों पर चलने लगता है दोस्तों, दौड़ने लगता है और भी चीजें वो करना प्रारंभ कर जाता है। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है दोस्तों, उसका क्या होता है? विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और उसके शारीरिक और मानसिकता में क्या आती है? मजबूती आती है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यह बताता है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंकों और फिर अंक के भागों को चलाना सीखता है दोस्तों। जैसे आप क्या है? पहले पूरे हाथ को चलाना सीखते हैं, ऐसे ऐसे पूरे हाथ, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं? केवल उंगलियों को चलाना, केवल एक उंगली ऐसे ऐसे चलाते हैं दोस्तों, केवल उंगलियों को। उसके बाद वह उन भागों को एक एक करना सीखता है। उदाहरण, वह पहले पूरे हाथों को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों के एक साथ चलाना सीखता है दोस्तों। पहले हम पूरे हाथों को चलाते हैं, हाथों से पकड़ लेते हैं चीजों को, फिर हम धीरे धीरे उंगलियों से दोस्तों, जैसे कलम है पकड़ना है तो ऐसे हम लिखना प्रारंभ कर देते हैं, उंगलियों को चलाना सीखता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। धीरे धीरे हम चीजों में क्या करते हैं? एकीकरण करते हैं दोस्तों। कि पहले तो एक साथ हम चलाते थे हाथ पैर, अब दोस्तों जहाँ पे उचित है तो केवल हाथ चलाते हैं, जहाँ पे उचित है वहाँ पैर चलाते हैं। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर उंगलियां भी चलाते हैं। ये चीज है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। यानी कि शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक आदि पहलुओं में इसमें होता है संबंध। उदाहरण, जब बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियां, ध्यान में केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होती हैं तो साथ साथ उसमें गांवों को भाषा संबंधी का भी विकास होने लगता है दोस्तों बालक में। ठीक है, तो हर चीज में उसका विकास होने लगता है, भाषा संबंधी विकास होने लगता है, शारीरिक संबंधी विकास, तो वो पारस्परिक एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? संबंधित हो जाते हैं दोस्तों। तो ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ये दोस्तों बैच। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूसी नेट का। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना अपना स्वयं का स्वरूप होता है। यानी इस स्वरूप में व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाती है। एक ही आयु के 2 बालक या 2 बालिकाओं के या एक बालक और एक बालिका का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्ति विज्ञान की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। दोस्तों, एक ही उम्र के बालक, एक ही समय में जन्म लिया है बालकों ने, तो दोनों बालक में दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। विकास के रूप में देखा जाए तो दोस्तों एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ पर दूसरे का उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक की लंबाई बहुत अच्छी हो गई, दूसरे की उतनी लंबाई नहीं हो चुकी। और दूसरा बहुत ही अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है, दूसरा नहीं बोल पा रहा है। तो रीजन क्या होता है दोस्तों? उसके 2 रीजन होते हैं। एक तो आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण, दूसरा मैंने आपको बताया अनुवांशिकता। तो इसका होता है दोस्तों अनुवांशिकता और पर्यावरण का भी असर पड़ता है बालक पे, वंशानुक्रम का भी असर पड़ता है। अगर बालक को अच्छा पर्यावरण, अच्छा वंशानुक्रम हुआ तो दोस्तों बालक अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, उसका विकास होता है। जिन बालकों का अच्छा पर्यावरण नहीं मिलता, अच्छा दोस्तों चीज़ें नहीं मिलती, तो उनका ग्रोथ और विकास नहीं हो पाता, कि वो उतने ग्रोथ नहीं कर पाते या उतना विकास नहीं कर पाते जितना कि उनकी उम्र के बच्चे कर जाते हैं। तो यही होता है, अंतर देखने को मिलता है दोस्तों अलग अलग। ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत।
हरनाक ने लिखा है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत, चाहे मनुष्य की जाति का बच्चा हो, चाहे वो दोस्तों पशु का हो, वो समान रूप से दोस्तों उसी रूप का अंग का होगा, उसी रूप का होगा। जिस प्रकार से अगर मनुष्य तो मनुष्य का बच्चा होगा, हाथी का है तो हाथी का बच्चा होगा। उदाहरण संक्षेप के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास के प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। दोस्तों कोई भी मनुष्य का बच्चा कहीं भी जन्म लेता है तो उसी तरह से उसका दोस्तों 9 महीने का ही गर्भकाल होता है और दोस्तों उसी प्रकार से जैसे कि महीने का विकास का क्रम चलता है, 1 महीने में जैसे चलने लगता है, वो करने लगता है, सारी चीज़ें दोस्तों उसी तरह से होती है। सिर को उठाने का प्रयास करता है पहले, फिर उसके बाद उंगलियां चलाता है, सारे हाथ पैर चलाता है, फिर धीरे धीरे एकीकरण का उसका वो होता है। तो ये कहा गया कि समान प्रतिमान का सिद्धांत है दोस्तों। ऐसा नहीं कि अलग यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो उसका विकास दूसरे तरह से होगा और जो अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ तो उसका अलग हुआ, नहीं, ऐसा नहीं, उसका समान विकास होगा दोस्तों, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों समान व विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समान प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। उदाहरण, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी भी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। पहले क्या करता है, समान चीजें, पहले पूरे शरीर का संचालन करेगा, फिर किसी अंग का संचालन करेगा। किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व वो अपने हाथों का समान रूप से संचालन, पहले समान से विशिष्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों जो बालक का विकास होता है, याद रखिएगा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बालक का विकास जो होता है वो समान से विशिष्ट की ओर होता है। पहले वो समान प्रक्रिया करेगा जैसे सभी बालक करते हैं, फिर वो विशिष्ट प्रक्रिया करेगा जैसे अपने सारे शरीर को हिलाएगा, उसके बाद दोस्तों शरीर के प्रमुख अंगों को हिलाना धीरे धीरे वो सीखेगा, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास न केवल वंशानुक्रम कारण बल्कि वातावरण के कारण भी वरन दोनों की अंतःक्रिया कारण होता है। दोस्तों मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सिद्धांत कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी उसका उचित विकास हो पाएगा, तभी उसका अनुसरण हो पाएगा, तभी वो दोस्तों हर क्षेत्र में उसका विकास सही ढंग से हो पाएगा, ये चीज है, ठीक है। दोनों की अंतःक्रिया बहुत आवश्यक है। ये दोस्तों आपकी ई बुक्स है स्टडी 91 पे, आप सभी इसको ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ई बुक्स। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कल दोस्तों इसी से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम में आपके आए हुए हैं उन पे डिस्कस होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। वो क्लास अगर आप कर लेंगे तो आपका अभिवृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कोई भी सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों। कल मिलते हैं इसी समय पे, इसी टाइम पे दोस्तों, और वो क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।